चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। और चलिए देखते हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो अध्याय 1 जो है उसका नाम है आपका संख्या पद्धति। अब इसमें टोटल 6 प्रश्नावली आपको देखने को मिल जाएगी 1.1 से लेकर के 1.6 तक। और इस पूरे चैप्टर में आप समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और अलग अलग उनके जो भी प्रगुण होते हैं, वही सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रश्नावली के बारे में बात करने वाले हैं, वो है 1.1 पहला वीडियो है और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपना जब ये गणित आप शुरू करेंगे कक्षा 9 के, और इसमें आप देखेंगे कि भाई प्रश्नावली शुरू करना है 1.1, तो कुछ थ्योरीज आपको पढ़ लेनी होंगी, समझ लेनी होंगी। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या जो भी लिखा जाए, प्राकृत संख्या ये क्या होती है पहले ये बताइए। प्राकृतिक संख्या जैसा कि आपको गिनती सुनाने के लिए कहा जाता है, तो आप कहाँ सुनाते शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक सुनाते हैं 100 तक सुनाते हैं। और आगे भी सुना सकते हैं, आगे बढ़ते भी जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। तो भैया बात ये है कि हम शुरू करते हैं 1 से 2 3 और बढ़ते चले जाएं कहाँ तक? अनंत तक जाएं, इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चले जाएं। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, इन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल एन से ही क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर एन से शुरू होता है, इसलिए एन से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब ऐसा भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न में देखने को मिलेंगी। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत क्या आती है 1 2 3, ये पूरी सभी गिनतियाँ भरी हैं इनफाइनाइट तक। ओके, आगे देखेंगे। प्राकृतिक संख्या हो जाने के बाद जो अगली प्रकार की संख्या का नाम आपको पढ़ने को मिल जाता है, वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर भी कहा जाता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है? देखिए, इस प्रकार की जो संख्या होती है, इसमें आपके पास क्या है, 0 से शुरू होती हैं गिनतियाँ। यानी कि यही गिनतियाँ अगर आपने गिनती 0 से शुरू करते, 0 1 2 3 और कहाँ तक ले गए, इनफाइनाइट तक ले गए, तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्याएं तो ले लीजिए, इसमें 0 भी ऐड करके 0 भी साथ में गिनेंगे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब अगर ये पूर्ण संख्याएं हैं, इस घेरे में देखिए 1 से लेकर अनंत तक तो है ही, बस एक 0 बढ़ा लेते हैं, अब ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। एक 0 बढ़ा लेते हैं और यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। संख्या का जो अगला प्रकार देखने को मिल जाता है उसे पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को I से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी से भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कहा जाता है, इसलिए I से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये सभी संख्याएं जो पढ़ रहे हैं वो तो शामिल हैं ही, यानी 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक शामिल है ही। लेकिन इसमें माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो भी शामिल हैं। कहाँ तक शामिल हैं? माइनस इनफाइनाइट तक, इधर की ओर माइनस इनफाइनाइट तक शामिल है। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और बक्सा बनाते हैं, और अब थोड़ा सा स्मार्ट वाला काम कर लेते हैं। ये इंटीजर हो जाएगा और इसमें हम माइनस वाली गिनती रख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि 0 और धनात्मक संख्या तो उसके घेरे में पहले से ही हैं। अब जो बच गई है ऋणात्मक वाली वो रख लेते हैं। ठीक, अच्छा, इतना समझ जाने के बाद अब जो आपको समझना है उसे कहते हैं परिमेय संख्या।
क्या कहते हैं, परमेय संख्या। परमेय संख्या को Q से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब इसकी परिभाषा दी जाती है, कहा जाता है, बकायदा समझाया जाता है इसकी परिभाषा को, कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक कंडीशन और क्या कह सकते हैं कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है भैया। P और Q पूर्णांक हैं, किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, और Q जो है नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नहीं हो सकती है। 0 के अलावा कुछ भी रख लोगे चल जाएगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, क्योंकि 0 रखते ही किसी संख्या में वो इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे 1/0 कर दिया तो अब इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित, ठीक है भैया, अपरिभाषित मिलने लगता है और ये कोई उत्तर नहीं होता है। कई लोगों को ये जब पूछा जाता है कि भैया 1 में 0 से भाग देने पर क्या मिलेगा, वो लोग बड़े जल्दी से कह देते हैं कि 0 मिलेगा, लेकिन 0 से जब भाग देते हो तो भाग जाता ही नहीं है, अपरिभाषित हो जाता है, उत्तर नहीं मिलता है। अगला जो प्रकार रह जाता है, प्रकार क्या कह सकते हैं, तुल्य परमेय संख्याएं। तुल्य परमेय संख्या, परमेय संख्या ये क्या होती है? देखिए, परमेय संख्याओं के तुलना मतलब उसके बराबर जो संख्याएं मिल जाए परमेय संख्याएं, सभी तुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम समझें कि हमें मिल जाता है 6/8, हम कहते हैं कि ये 2 से कट रहा है 3 मिल गया, 2 से कट रहा है 4 मिल गया, तो हमको मिल गया 3/4। तो जो 6/8 था वो 3/4 के बराबर है, और ये दोनों जो बराबर हैं यही कहलाती हैं तुल्य परमेय संख्याएं। तुल्य परमेय संख्याएं बनाई भी जा सकती हैं, ठीक है, और उनको सरल करके निकाला भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 दिया गया, तो 1/2 के तुल्य क्या होगा, उसके बराबर क्या होगा, तो अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये परमेय संख्या है। अगर इसमें 3 से करते तो 3/6 मिल जाता, ये भी समतुल्य है। तो ये समतुल्य, ठीक है, तुल्य परमेय संख्या या समतुल्य परमेय संख्या, समतुल्य तो नहीं, तुल्य परमेय संख्या कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले ही देख रखी है। अच्छा हाँ, ये ध्यान रहे कि आपने सारी चीज़ें पहले ही कर लिया है। 8 तक अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी कभी न कभी देखा होगा इनको, तो ये आप उससे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने बस मस्ती की है, देखा नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं है, उनके लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी। पर उनके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं, पढ़ाने की कोशिश हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आए, ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपको अलग से कहीं सीखना पड़े, तो पूरी चीज़ें समझ में आए, इतनी हम कोशिश करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझाएंगे, पूरा समझाएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे परमेय संख्या तो लिख लिया था, पर परमेय संख्याओं का यहाँ पे दिखाने की कोशिश नहीं की थी। देखिए, ये परमेय संख्याएं पूरा होगी, जितनी ये इसके अंदर दिखाई दे रही हैं सबके सब परमेय संख्याएं हैं। कुछ लोग जो बटे में दिखाई देते हैं, जैसे 2/3 हो गया, या फिर जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं, सबके सब परमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, और ये सब के सब संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि आप कह दें कि क्या 1 परमेय संख्या है, तो भैया आप 1 के बटे 1 लगा सकते हो, ये परमेय संख्या हो जाएगी। 2 के बटे 1 लगा सकते हो, 3 के बटे 1 लगा सकते हो, 4 के बटे 1 लगा सकते हो। इनका मान नहीं बदलेगा, परंतु ये परमेय संख्या दिखाई देंगे। अच्छा, जैसे 1.6 लिखा है हमने, आप इसको 16/10 भी लिख सकते हो, तो ये बटे में बदल गया, तो ये भी परमेय संख्या है। यानी जितनी भी संख्याएं बटे में लिखी जा सकती हैं उनको परमेय संख्या कहते हैं, और जिनको नहीं लिखी जा सकती उनको अपरमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अपरमेय संख्या अगले चैप्टर, अगले प्रश्नावली की बात है, तब विधिवत समझेंगे। फिलहाल अब हम
प्रश्नावली 1.1 पे चलने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी थ्योरी समझानी थी वो हमने समझा दी है। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो भैया इसका सही जवाब तो ये हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ भैया, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात? परिमेय संख्या है, ठीक। चलो ये हो गया। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसे 0/1 के रूप में, ठीक, के रूप में लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। जहाँ 0 व 1 पूर्णांक हैं तथा नीचे वाली गिनती क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। बस यही बात हमको लिख देनी है। यही इस प्रश्न का हल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमसे जो पूछा गया उसका जवाब हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या, देखिए भाई, परिमेय संख्याएं कोई भी दो गिनती दी गई हो, जैसे कि 3 और 4 ही ले लेते हैं। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो इसका सही जवाब है अनंत। किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? तो अनंत हो सकती हैं, ख़त्म नहीं होंगी, जितना मन के उतना निकाल सकते हो। अभी 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो ये अपना 3 उठा लेते हैं भैया, ये क्वेश्चन है, अलग हिस्सा है। 3 उठा लेते हैं। 3 क्या है? तो 3 को अगर परिमेय में बदलोगे तो क्या मिलेगा? 3/1 मिल सकता है। करेक्ट। आगे बात को बढ़ाएंगे। आगे बात को ये बढ़ाना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? टोटल 6। ओके, एक मिनट। टोटल 6 परिमेय संख्या निकालनी है और जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें एक बढ़ा के कितना हो गया? 7 हो गया। उसी 7 से हमको इसमें अंश और हर में गुणा करना है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमको गुणा करना है 7 से, ऊपर और नीचे में। आपकी किताब में और भी अलग प्रकार के हल दिए जा चुके हैं, मतलब हो सकते हैं अन्य प्रकार से दिया गया हो। तो जैसा वो दिया है आप वैसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहा है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच की परिमेय संख्याएं 6 निकालनी है। अब 6 से ज़्यादा मतलब, और उनके बीच में संख्याएँ होनी चाहिए बस। और अब वो अंक चाहे मिले चाहे ना मिले, सब चलता है। ठीक, उत्तर में ये महत्वपूर्ण बात है। बात को समझना है कि कई बार क्या होता है कि आप लोग, मैंने कई बच्चों को देखा है, वो लोग ये क्या करते हैं कि कहते हैं सर इनका और हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ 2 अलग अलग विधियों से लगाए हो तो कैसे मैच करेगा? तो कहेंगे सर फिर मेरा उत्तर गलत है कि इनका उत्तर गलत है। तो दोनों का सही है भाई। आप अलग अलग विधियों से लगाओगे तो अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक उत्तर गलत है, कोई एक उत्तर सही है। और अगर बीच में आया है तो हर एक उत्तर सही है। तो चलो देख लेते हैं। 7 तरीके 21 हो रहा है, नीचे सादे करने में 7 हो रहा है। अभी हम 4 के साथ में कुछ करने वाले हैं, तो हम 4 को लिख देते हैं कितना? 4/1। 4/1 और वही सेम गिनती जो 7 से ऊपर नीचे गुणा किए थे वही 7 से इसमें भी गुणा करेंगे। कुछ भी अलग नहीं करना है। 7 चौके 28 देखने को मिल रहा है, बटे 7 एकम 7 देखने को मिल रहा है। इतना हो गया। और अब जो चाहिए हमको वो क्या? इनके बीच में 6 परिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। क्या करेगा भैया? संख्याएं क्या मिलने वाली हैं? क्या मिलने वाली हैं? देखो भैया 21 और यहाँ पे क्या है 28। 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है। 21 के बाद आता है 22, तो 22/7 जो होगा इन दोनों के बीच होगा। ऐसे ही 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि 28/7 तो यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या ज्ञात करने को कह रहा था और वो बीच में होनी चाहिए, तो उसके बीच में ये है और ये ज्ञात हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में भी हमको वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है और इसमें तो बहुत आसान दिया भी गया है, पहले की अपेक्षा आसान दिया गया है। इसमें पूछा गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या याद करना। बहुत ही आसान प्रक्रिया रहने वाली है। देखो भैया, जो आपको 3/5 दिया गया है इसमें गुणा कर देंगे। अब इसके बटे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, पिछले सवाल में ज़रूरत थी, इस सवाल में ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं तो पता चला इसके बटे में 1 ऐसे लगाते घूमते फिरो, कहोगे सर ये डांस कर रहा है। तो डांस नहीं करना है, नाचना नहीं है भैया, सवाल को नचाना है। तो नचाने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। कितनी परमेय संख्या निकालनी है? 5 परमेय संख्या है। तो किससे गुणा करना होगा? किससे? 4.5 से? अरे भाई 6 से करना होगा। 5 परमेय संख्या निकालनी है तो उससे एक जाता 6 से गुणा करना होगा। तो 6 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 6 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो 6×3 18, अच्छा 5 कितना होता है? 30। अब ये कह दो कि नीचे गुणा नहीं करेंगे, 6 के लिए लिखेंगे। ध्यान से समझना, पिछले वाले सवाल में 1 से गुणा हो रहा था। अगला यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4/5, इसमें भी वही सेम गिनती 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौके 24 हो जाता है, 6 पंचे 30 हो जाता है। अब बीच की परमेय संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यही वाला लिख लेंगे भैया। क्या लिखना है? यही लिखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 ही तो निकालना है। परमेय संख्याएं, अरे यार संख्याएं ऐसे लिखा जाता है, इसको कहीं मिला दिए हम। क्या निकलेगा भैया? 18 के बाद 24 आता है ना, तो 18 के बाद यहाँ पे फिलहाल तो आता है पहले 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और ये हो गया उत्तर। इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी थी और 9 से लेकर के 23 तक लिख डाली। 24 वाला ये खुद ही है, 18 ऊपर दिया गया तो यही है। अच्छा, इसको काट के कुछ छोटा करना चाहता हो तो कर सकते हो, मेरा मूड नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। कौन सा गिनती कट रहा है, कौन सा गिनती नहीं करना है, कट रहा है इसका पता लगाओ फिर काटो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको ऐसे ही करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें कि ये सारे प्रश्न तो आपको बता दे रहे हैं, आप कर ही ले रहे हो। आपके पास उदाहरण भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, उनका सॉल्यूशन तो पहले से दिया गया, तो उनको भी ध्यान से देख करके कर लेना। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न होने वाला है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कथन को सत्य और असत्य बताना है, सत्य है कि असत्य है, और जो भी बताना है कारण के साथ बताना है, ठीक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है भैया, तो ये कथन सही है कि गलत है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हुआ? सही है भैया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या में दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं? दिखाई देती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछते हैं कि कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तब गलत होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हल, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सत्य। सत्य लिखेंगे और कारण लिखना है। क्या कारण लिखना है? क्योंकि
पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं। ठीक है, सम्मिलित हैं, उसके अंदर हैं, मौजूद हैं। देखो भैया, एक चीज़ समझा दें आपको कि उसके बारे में थोड़ा सा भी लिख पाना, जो उसकी सही से किसी भी चीज़ को परिभाषित करता हो, उसका कारण बता पाए, उतना ही समझ पाना, उतना ही लिख पाना पर्याप्त होता है। ये टेंशन नहीं लेना है कि बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट कुछ आंसर मिल रहा होगा तब हम लिखेंगे। जो भी आपको याद आए, जो भी आपको समझ में आए, वो लिख देना पर्याप्त होता है। तो दूसरा प्रश्न आ जाते हैं, चौथा का दूसरा कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब परमीय संख्या, जिसको नहीं, पूर्णांक मतलब पूर्णांक होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 सब धनात्मक, 0 और सब ऋणात्मक लेते हैं, सब के सब। वो सब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसा होता है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर होता है। लेकिन जब हमने चित्र बनाया था तब आपने को याद होगा कि जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं होता, बल्कि पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर होती है। ठीक है, उसके अंदर घुसी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा असत्य। ठीक है, असत्य। इसका कारण क्या है? क्योंकि -1 की बात कर लेते हैं, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, परंतु क्या है भैया? पूर्ण नहीं। क्या भैया? पूर्ण संख्या नहीं। बात समझ में आई कि -1 जो है वो पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्या नहीं है। जब -1 इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है तो पूरा का पूरा पूर्णांक कहाँ शामिल हो पाएगा? उत्तर ही नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि -1 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। और अब अंतिम प्रश्न, बिल्कुल अंतिम, एकदम आखिरी, इस प्रश्नावली को ही ख़त्म कर दिया गया है। प्रत्येक परमीय संख्या, इसमें पूछा गया प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर वही मजाक जो सब पिछले प्रश्न में हुआ। क्या प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत होती है? नहीं, परमीय संख्या के अंतर्गत सब लोग होते हैं। अब देखो, जैसा कि कह दिया जाए 1/2 परमीय संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। तो बस यही कारण दे देना है। पहले बात तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि 1/2 परमीय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रही बात? पूर्ण संख्या नहीं है यार, है। ठीक, तो प्रत्येक परमीय संख्या जो है पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि 1/2 परमीय तो हो जाएगा पर पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगा, तो उस स्थिति तक जा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी आप हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।